हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट चैनल दैट इज लुकमान आईएएस एकेडमी। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और हम चलते हैं हमारे आज के डीसीए सेशन की तरफ। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो स्ट्राइकिंग हेडलाइन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दैट इज लाइफ ऑफ केरला चेंजिंग लाइफ्स। तो क्या है लाइफ ऑफ केरला जो लोगों की लाइफ बदल रहा है? ओके तो लाइफ एक स्कीम है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या बैठती है, कैसे बैठती है। तो फर्स्ट थिंग, लाइफ मिशन। जो हमारे केरला स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पिनरई, उन्होंने 20,073 घरों की चाबियां लोगों को हैंड ओवर करी हैं और कुछ 41,439 घरों की चाबियां अभी और उनको देना बाकी है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट टू बी साइंड। अब आप देखिए, इसीलिए कहा गया है क्या, लाइफ ऑफ केरला। हियर वी गो, लाइफ ऑफ केरला चेंजिंग लाइफ्स। इसको इसीलिए हमने ये नाम दिया है because just see the numbers what we have got here. 20,000 houses, यानी कि एक घर में ऑन एन एवरेज अगर 3 से 4 लोग भी रह रहे हैं, चलो हम मिनिमम 3 भी लेकर चले गए, तो भी अगर आप देखो तो मोर देन 60,000 पीपल दे गॉट देयर हाउस अंडर द लाइफ मिशन. And further thing is more wonderful, that is what 41,439 keys are more to be made, that is houses are more to be made and to be given to the people. और ये है कहानी वेलफेयर स्टेट की, इसे कहते हैं असली वेलफेयर स्टेट का एक्शन. सो लाइफ की अगर हम बात करें, क्या है ये लाइवलीहुड इंक्लूजन. व्हाट इट इज, दी लाइवलीहुड इंक्लूजन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, LIFE इन शॉर्ट लाइफ. कहाँ का है ये? हमारे केरला स्टेट का निकाला हुआ, केरला गवर्नमेंट का निकाला हुआ मिशन है टू बिल्ड व्हाट, फ्री हाउसेज. गाइस सी द टर्म हियर, अंडर द लाइफ मिशन द पीपल विल गेट द फ्री हाउसेज फॉर ऑल होमलेस पीपल इन द स्टेट. जितने भी वो लोग हैं जिनका घर नहीं है, जो कि होमलेस हैं, उन सब को क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा घर. किसके थ्रू? लाइवलीहुड इंक्लूजन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिशन ऑफ द केरला गवर्नमेंट, इन शॉर्ट द लाइफ मिशन ऑफ केरला गवर्नमेंट. सो इट इज प्लान्ड इन फेजेस. द स्कीम प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव शेल्टर स्ट्रेटजी फॉर एवरी लैंडलेस एंड होमलेस पर्सन. So life mission Kerala housing scheme focuses on 4 main areas. कौन सा? affordable housing सबसे पहली चीज. Second, improving public infrastructure. Then third, strengthening agriculture. And fourth one, improving natural resource management. तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, केरला हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है, जो लाइफ मिशन को इंप्लीमेंट कर रही है, वो लेकर आते हैं क्या, ये 4 पैरामीटर्स. 4 पैरामीटर्स क्या हैं, प्लीज इनको बहुत ध्यान से लिख लें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गॉट, अफोर्डेबल हाउसिंग. टेक द फर्स्ट पैरामीटर. सेकंड वन इज व्हाट, इंप्रूविंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड वन इज व्हाट, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर. And fourth one is there, improving natural resource management. So अगर आप देखें, so far till now over 3 lakh houses have been handed over under this scheme. 3 लाख घर अभी तक दिए जा चुके हैं. और अभी में हाल ही में 4 मई को हमारे केरला स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पिनरई, उन्होंने 20,073 घर अभी और दिए हैं. राइट. सो टोटल स्पेंडिंग इस प्रोजेक्ट में कितनी हुई अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो 4,000 करोड़ रुपए अब तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में खर्च हो चुका है. और ये पूरी तरीके से क्या है, अगर आप देखें तो ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है. सो गाइज, अगर ये डेटा अगर हम बात करें 4,000 करोड़ की या 3 लाख हाउसेस की, तो टेक्निकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस डेटा इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बट यस दिस डेटा इज सो मच और एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव. सो फर्दर व्हाट वी हैव गॉट, द गवर्नमेंट सेज लाइफ मिशन हैज कंप्लीटेड 3,42,156 हाउसेस सो फार.
it targeted buildings 1,06,000 houses in the financial year, okay, that is what is going on, okay, और अभी तक में 54,648 houses have been completed, while more than 67,000 houses are in various stages of construction. So guys, एक बारी तो हमारी केरला सरकार के लिए बनता है हैट्स ऑफ, ये एक्चुअली में काम कर रहे हैं जहां पर हम प्राउडली कह सकते हैं मेरे हिंद की जय होती रहेगी, ओके, दैट इज जय हिंद, इट विल बी एज ऑलवेज, बिकॉज ये काम कर रहे हैं एब्सोल्युटली उस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ जिसकी डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा दरकार रहती है, जिसे हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। आप यहाँ पर प्लेटो की बात करो, आप एरिस्टोटल की बात करो, या इनके जो गुरु थे, ओके, प्लेटो के भी गुरु जो रहे सोक्रेट्स, आप उनकी बात करो, या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंटिस्ट की अगर आप बात करोगे, तो वो सब एक ही तरफ बात कर रहे थे कि अगर आप डेमोक्रेसी बना रहे हो, या डेमोक्रेसी बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो, ओके, डेमोक्रेसी हटा दो, लेकिन फिर भी whatever state it is, whatever the type of state it is, whatever the type of government it is having, okay, it shall work towards the welfare. Welfare of whom? Welfare of the masses. That means welfare of the state. और केरला सरकार की ये मुहिम, ये लाइफ मिशन इसी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, या इसका सबसे बेहतरीन एक नमूना है, ओके। सो इसके अंदर देखिए कुछ और फैक्टर्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अब बात करेंगे हम। सो अंडर दी मनस्सोधित्री मन्नू, ओके, देयर इज अ कैंपेन गाइस, तो प्लीज ये भी एक कैंपेन है, एक पर्टिकुलर टर्म है जो न्यूज में है, ओके, टर्म्स इन न्यूज, जब न्यूज जो है होता है, जो करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज टर्म्स इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज और प्लेसेस इन न्यूज, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सब अच्छे से जानते हैं कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस टर्म्स, पर्सन्स या प्लेसेस से आते ही आते हैं। What do you understand by this term? What do you understand by this place? या who is this person associated with? Okay, so ऐसे में एक टर्म है हमारी लाइफ स्कीम से हमें जो मिला है, that is मनस्सोधित्री मन्नू कैंपेन। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? 23.5 acre of land has been offered for the rehabilitation of landless and homeless people. ओके, कौन सा कैंपेन है ये जो लाइफ मिशन के तहत काम कर रहा है? मनस्सोधित्री मन्नू कैंपेन। ओके, सो ये बस टर्म याद रख लो। अब ये 23.5 एकर्स या 12.3 एकर्स ये उतना याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक बहुत ही बेनिवोलेंट, एक बहुत ही जो है दिलदार एक संस्था है, ओके। सो क्या नाम है इसका? चिट्टीला पिल्ली फाउंडेशन, ओके। इसको सपोर्ट करने के लिए ये आगे आए हैं। देखिए चिट्टीला पिल्ली, क्या नाम है फाउंडेशन का? चिट्टीला पिल्ली। इन्होंने 25 करोड़ रुपए का असिस्टेंस देने का सरकार को वादा किया है, यानी कि 2.5 लाख पर फैमिली ये देंगे, सो दैट दे कैन परचेज, दे कैन प्रोवाइड 1000 लैंडलेस एंड होमलेस पीपल विथ द लैंड, ओके, विद इन द केरला गवर्नमेंट, विद इन द केरला स्टेट इटसेल्फ, ठीक है। सो 25 करोड़ रुपए वो भी जाने दो, लेकिन बस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, अ वेरी बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम क्या है? चिट्टीला पिल्ली फाउंडेशन, ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? मनस्सोधित्री मन्नू कैंपेन, ओके। सो ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 एक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें और एक टर्म है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। सो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, सो सबसे पहली चीज तो एलिजिबिलिटी क्या है? केरला का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay guys, so what is the concept here? What we can see, he or she must be, the applicant must be the resident of Kerala only. Then he or she must be landless and all ration card members must be landless. Okay, जो भी उसके राशन कार्ड में जो भी लोग होंगे। Annual income 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। Then individuals working in government sector, they are not eligible.
Applicant should have a ration card issued by the state government itself. That is why Kerala government का residence मांगा गया है. Priority is given to applicants from scheduled tribes, scheduled castes, fishermen communities, EWS and flood affected sections. So guys देखो, बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको याद रहे या ना रहे, ठीक है. ये तीन, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट, थर्ड वन जो है ये याद रखना जरूरी. ओके, नॉट द थर्ड वन, सॉरी, द लास्ट वन. ओके, एप्लीकेंट केरला का रेसिडेंट होना चाहिए, लैंडलेस होना चाहिए, उसके राशन कार्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के पास भी जमीन नहीं होनी चाहिए. और तीसरा पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये है कि प्रायोरिटी दी जा रही है यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को. देखिए, ये हम बात करते हैं एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की, जो हमें हमारा आर्टिकल 15 बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. हम कौन सा कर रहे हैं? पॉजिटिव, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन और मेकिंग स्पेशल प्रोविजन. तो ये स्पेशल प्रोविजन हमारा क्या है? दैट इज मेकिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स इन द जोन ऑफ प्रायोरिटी, टू फॉल इन द जोन ऑफ प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू द लाइफ मिशन, राइट. और उसके अलावा फिशरमैन जो कि अच्छे खासे क्वांटिटी में है केरला में. और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सदर्न स्टेट्स के अंदर जब एक बात आती है विजिन जैम प्रोजेक्ट की, ओके, अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट था, तो किस तरीके से फिशरमैन कम्युनिटी ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया है. तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिशरमैन कम्युनिटीज भी यहाँ पर हैं. और हाँ, साथ ही साथ 104th अमेंडमेंट एक्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट को भी मद्देनजर रखते हुए EWS सेक्शन को भी इसमें रखा गया. और साथ ही साथ केरला हम जानते हैं कि अब कोस्टल रीजन है, तो फ्लड्स आने के चांसेस वहां 100% हमेशा बने रहते हैं. And that's why the flood affected people are also in the list. Okay? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं. US Commission seeks sanction on Indian agencies over violation of religious freedom. अब देखिए कहां का है US, मतलब इनके यहां तो जैसे सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, चले आए हैं इंडिया पर रिपोर्ट देने, ठीक है. मतलब वही वाली बात है कि अपने घर का पता नहीं, पड़ोसी के घर का जो है हालत लेने चले आए, हालचाल पूछने चले आए और क्रिटिसाइज करने चले आए, ठीक है. हमारे तो खैर ये पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छे दोस्त हैं, मतलब अच्छे भी क्या, ठीक ठाक दोस्त हैं, इनसे बढ़िया रिलेशन हमारा बना रहता है. लेकिन अब ऐसे में देखिए इन्होंने रिलेशन खराब करने वाली काम करा है. ओके, क्या काम किया उस पर देखो जरा. US कमीशन सीक्स सैंक्शन, मतलब रशिया तुम भूल गए क्या? रशिया से लड़ रहे हो तुम नॉर्थ कोरिया भूल गए क्या? तुम नॉर्थ कोरिया से भी लड़ रहे हो. हमारी तो तुमसे कोई जंग भी नहीं है, तुम तो चाइना से भी लड़ रहे हो, तुम रशिया से भी लड़ रहे हो, तुम एक तरफ ईरान से भी लड़ रहे हो. तुम इतने खतरनाक दुश्मन पाले हुए जबरदस्ती, ठीक है, अपने तैश में, अपने आगोश, अपने ईगो में. और अब तुम इतने ज्यादा बड़े हो गए हो, तुम इतना ज्यादा, अब तुम्हारा अपने यहाँ काम नहीं है, तुम्हारी अपनी खुद की सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी है, इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, इतनी ग्रो इतनी इनहैंस कर चुकी है कि अब तुम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हो, राइट. तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंक्शन लगाने के लिए. किस पर? इंडियन एजेंसीज पर सीधा. फॉर व्हाट? फॉर द वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. कोई इनसे पूछे कि अरे भाई साहब कौन सा वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम? इंडिया में रिपोर्ट्स आती हैं यूएन और यूएस और इन सब की, जो बताते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम यहां नहीं है. जितना रिलीजियस फ्रीडम इस मुल्क में है, मुल्क हिंदुस्तान में है, उतना रिलीजियस फ्रीडम शायद ही दुनिया के किसी और कंट्री में होगा. कोई कंट्री अपने आप को बोले हिंदू कंट्री, वहां पर भी इतना फ्रीडम नहीं है. कोई कंट्री अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोले, वहां पर भी इतनी फ्रीडम नहीं है. कोई कंट्री अपने आप को अगर क्रिश्चियन कंट्री भी बोल देती है ना, तो वहां पर भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है. और हम सेक्युलर होने के बाद, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अपनाने के बाद जो रिलीजियस फ्रीडम हमारे यहां है, आप सड़क पे आरती, नमाज, संडे प्रेयर सब कर सकते हो. उसके बाद आप बोल रहे हो वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. जनाब चाहिए क्या आपको? डिमांड क्या है आपकी? वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम मतलब क्या होता है? Okay, see what they have stated, how illogical these idiots can be, right? So India should be designated as a country of particular concern on the status of religious freedom. तुम्हारे यहां तो जैसे अमेरिका में तो बहुत रिलीजियस फ्रीडम है, हाँ, तुम तो सरेआम जो है नमाज भी होने देते हो, सत्यनारायण की कथा भी होने देते हो अपने वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है. मतलब कहानी वही है ना कि अपने घर का पता नहीं, चल दिया पड़ोसी के यहां उसकी बुराई बताने कि देखो तुम्हारे बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है. तो ये एग्जैक्टली यही कर रहे हैं.
फ्री क्या ऑन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अलोंग विथ सेवरल अदर नेशंस। कौन सा सेवरल अदर नेशंस? तुम कौन से अदर नेशन की बात करो? पाकिस्तान की बात करो, वहां रिलीजियस फ्रीडम है, क्योंकि वो पहले बोल दिया हम सेक्युलर नहीं है। ठीक, अब आगे बात करिए अफगानिस्तान, वहां नहीं है। चाइना की बात करिए, वहां नहीं है। रशिया की आप बात करें, वहां पार्शियली कहीं है तो कहीं नहीं भी है। पूरे यूरोप में कहीं नहीं है। पूरा यूरोप क्रिश्चियन कंट्री बना घूमता है, क्रिश्चियन जो है लोकेशन बना घूमता है। वहां रिलीजियस फ्रीडम का तुम रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, तुम आ जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया में रिलीजियस फ्रीडम का रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? अरे सब बाढ़ में गए यार, तुम अपने अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम का रिपोर्ट क्यों नहीं देते? क्या हो रहा है मैक्सिको के अंदर? लास वेगास में क्या होता है? वहां रिलीजियस फ्रीडम क्यों नहीं है? क्या होता है वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और नेवार्क में क्या होता है? डेट्रॉइट सिटी तुम्हारी क्यों आग में झुलसी रहती थी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर? राइट, वहां रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब दिस इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी, एब्सोल्यूट, राइट, कि अपना ही कुछ नहीं पता है, दूसरों को बोलने चले आएंगे। सो क्या है, देखो कमीशन किसने दिया है? ये कमीशन देने वाले का नाम क्या है? यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। एक तो तुम यूएस कमीशन और बात करो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तुम्हें दुनिया भर के रिलीजियस फ्रीडम का ठेका किसने दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स। द नेशन वॉन्ट्स टू नो विद दिस पर्टिकुलर कंट्री कि तुम्हें दुनिया भर के रिलीजियस फ्रीडम पर रिपोर्ट बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट, ये टेंडर किसने दे दिया? आई मीन हु आर यू? राइट, अब देखो कमीशन का नाम क्या है? यूएस कमीशन फॉर IRF, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अरे ये यूएन कमीशन होता ना बाबू, तब भी हम नहीं मानते। ये तो इंडिपेंडेंट किसी कंट्री का कमीशन है, तुम कोई भी रिपोर्ट दे दो और अब मान देंगे क्या? सो देखिए क्या बोलते हैं ये, इन इट्स सेक्शन ऑफ द लेटेस्ट रिपोर्ट, USCIRF, that is US Commission on International Religious Freedom, alleged that in 2022 religious freedom conditions in India continued to worsen। भाई साहब कुछ भी, right? Throughout the year, the Indian government, the national government at the national level, state level and local levels promoted and enforced religious discriminatory policies। जनाब, शायद आप इंडिया आते आते शायद पाकिस्तान चले गए थे, या हो सकता है अफगानिस्तान चले गए थे, या हो सकता है आप मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री चले गए होंगे, या हो सकता है आप यूरोप की किसी कंट्री चले गए होंगे और वहां आपको किसी बेवकूफ ने बता दिया होगा कि आप इंडिया में हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट अब इतना ज्यादा होता जा रहा है कि अब आपको समझ में नहीं आता है कि आप यूरोप में हैं कि इंडिया में। ठीक है, तो वहां आपने रिपोर्ट बना दी होगी। कहां से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आपको गवर्नमेंट करती हुई दिख रही है? जनाब जरा जवाब तो दें हमें, कुछ इवेंट्स तो बताएं कि ये इवेंट हैं जहां रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। कि अगर आप बात कर रहे हो कि इंडिया में राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए आप बोल रहे हो कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, भाई फिर तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप बोलो कि इंडिया में नमाज पढ़ी जाती है, सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं हम, इसलिए ये जो है प्रॉब्लम है, तो फिर तुमसे बड़ा भी मूर्ख कोई नहीं है। तुम बोलो कि इंडिया में खुलेआम आप जो है जुलूस निकाल सकते हैं, रिलीजियस एक जो प्रोसेशन निकाल सकते हैं, तो ये अगर जो है रिलीजियस फ्रीडम पर जो है क्वेश्चन मार्क है, तो भाई आप एक नंबर के जो है मतलब जिसे बोलते हैं ना डफर, वही हो सकते हैं। राइट, सी दिस इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी, absolutely this is what we call hypocrisy। so yes, there was an issue last year with regard to this, बोले तो हिजाब, और हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। हमने ये जो मुद्दा उठाया, देखिए हमने मतलब कि हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों ने उठाया, ठीक है, वो पूरी तरीके से गलत था। आप किसी के पहनावे पर वो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, आप सवाल नहीं उठा सकते। और हिजाब जो कि ऑब्वियसली ये तो तन ढकने के लिए कपड़ा है, आपको अगर सवाल उठाना ही है तो उन लोगों पर सवाल उठाइए ना जो अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनते हैं, तो वो बात जायज समझ में आएगी। हिजाब तो एक पाक साफ चीज है भाई, पाक साफ चीज है, आप उस पर कैसे आवाज उठा सकते थे? हाँ, वो हम मानते हैं हिजाब कंट्रोवर्सी हमारी गलती है, हिंदुस्तानियों की गलती। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि काउ स्लॉटर, तो भाई नहीं हो सकता ये हमारे यहाँ। आर्टिकल 48 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हम चले जाएं क्या? राइट,
negatively impacted Muslims, Christians, Sikhs, Dalit and Adivasis. How? काउ स्लॉटर अगर हम बात करें उसमें ना किसी रिलीजन का कोई लेना देना है, ना किसी सेक्शन का, ना किसी कास्ट का, ना किसी ट्राइब का, कोई लेना देना नहीं है। और अगर एक काउ स्लॉटर के इवेंट से आप ये रिपोर्ट देते हैं तो आई एम सॉरी USCIRF, you should enhance the parameters of your report. Absolute nonsense, utter nonsense you guys are going with, right? So see, the national government also continued to suppress critical voices. Event तो बताओ, बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल दूं कि अरे परसों जो बाइडेन मेरे साथ जो है चाय पी रहे थे और उन्होंने चाय गिरा दी अपनी कमीज पर, उनकी चाय में छिपकली गिर गई, शी जिनपिंग आया उठा के वो छिपकली खा गया, मैं फिर कुछ भी बोल दूं ना फिर, राइट? सी यू हैव टू प्रोवाइड द इवेंट्स। यस, हम मानते हैं UAPA को लेकर हमारे यहां कंसर्न्स हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को लेकर कंसर्न्स हैं, लेकिन हमने ये भी बता दिया है फिर कि उसका मिसयूज करने के लिए हम अगर उसका मिसयूज करने वालों के अगेंस्ट हम प्रॉपर जांच, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो फिर आपको अपने रिपोर्ट के पैरामीटर्स जनाब बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, सो इट्स एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टीसन US फेडरल गवर्नमेंट। अगर इनके बारे में गवर्नमेंट कमीशन अगर हम इनकी बात करें, सो US गवर्नमेंट ने इसे 1998 में बनाया था। ओके, आफ्टर द इनएक्शन ऑफ द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। देन हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अब US का है तो वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्स हो जाएगा इसका। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, ओके, अब्रॉड, इस पर काम करते हैं ये। एडवाइजरी बॉडी है US कांग्रेस की, ध्यान रखिएगा US कांग्रेस, UPSC जब क्वेश्चन बनाने पर आती है तो ऐसे ही बनाती है, US कांग्रेस की एडवाइजरी बॉडी है ये, ओके, ना कि सेनेट की। यहाँ पे दो चीजें, जैसे इंडिया में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स होता था किसी जमाने में ब्रिटिश एरा में, फिर बाद में हमने निकाला जो है लोकसभा और राज्यसभा। ओके, तो उसी तरीके से US के अंदर भी है कांग्रेस और सेनेट। कांग्रेस वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वहाँ की लोअर हाउस जो है उसका नाम है, ठीक। तो ये जो USCIRF है ये US कांग्रेस की एडवाइजरी बॉडी है, ठीक। अब देखो इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं? नॉन बाइंडिंग है, ओके, स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर इसके रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग है। एंड ट्रेडिशनली इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज द व्यू ऑफ USCIRF। काहे को अपनाए भाई, तुम कुछ भी डेटा दे देता है, okay, this is absolute nonsense, right? So that is why we have given does not recognize। भाई तुम देते रहो डेटा, हमको कोई मतलब नहीं है, UN जिस दिन बोलेगा उस दिन बात मानेंगे। ओके, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम गवर्नमेंट शाइन्स ऑन 11 पैरामीटर्स। देखो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे आया था, उसमें से 11 पैरामीटर्स पे हिंदुस्तान की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। USCIRF तुम सुन रहे हो तो प्लीज सुन लो। एक तरफ तुम कहते हो कि रिलीजियस राइट्स इंडिया में नहीं, उनका वायलेशन हो रहा है, तो फिर दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये भी हमारे यहाँ ही हो रहा है। 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 में से 11 पर, बल्कि इनफैक्ट 14 पर हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पूरी न्यूज क्या है, पूरी कथा क्या है। सो इंडियन गवर्नमेंट सक्सीडेड इन अचीविंग मोर देन 90% टारगेट कंप्लीशन। सी 90%, हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न पड़ोसी सुन रहे होंगे तो अच्छा है। इन 6 out of 14 पैरामीटर्स अंडर द 20 पॉइंट प्रोग्राम एज पर द डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, 90% टारगेट कंप्लीट कर लिया है भाई। ओके, सो परफॉर्मेंस इन 3 पैरामीटर्स वाज लेबल्ड पुअर और बिलो 80% टारगेट, which included areas covered under the plantation and construction of roads under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये एक पर्टिकुलर इवेंट है जो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमारा लो परफॉर्मेंस है, बोले तो 80% एंड अबव लो है। ओके, बल्कि उसके अलावा अगर हम बात करें तो देयर आर 14 प्लस ऑफ द प्रोग्राम्स वेयर द गवर्नमेंट इज आउटशाइनिंग विथ 90%। ओके, सो अगर आप देखोगे इन अप्रैल टू दिसंबर 2022 लास्ट ईयर का ये हमारा जो डेटा है,
The performance in 3 of the 14 parameters was poor, okay, according to the ministry. Include what? Plantation, public and forest lands, construction of roads under the PMGSY. तो ठीक है, प्लांटेशन को लेकर एक मुद्दा है जिसके लिए एनजीटी और बाकी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी लेकर कंसर्न है, और वो कंसर्न क्यों है इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले जो सेशन होगा हमारा पर्सपेक्टिव टक्कर, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। वाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज एन अंडर परफॉर्मिंग किड इन द लिस्ट, ओके। सो आप चाहें तो टाइटल लिख सकते हैं इसको, ये टाइटल हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे, ओके। वाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज एन अंडर परफॉर्मिंग स्कीम, ओके, कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं कि बहुत बेकार परफॉर्म कर रही है, लेकिन बाकी के जो हैं उसके कंपैरिजन में बेकार परफॉर्म कर रही हैं। Okay, so it was subsequently restructured in 1982 and again in 1986. Okay, with the introduction of new policies and programs, it has been finally restructured in 2006 and it is under operation till then. The programs and schemes under TPP बोले तो 20-point program are in harmony with the priorities contained in the National Common Minimum Program, that is the Millennium Development Goals of the United Nations and the SAARC Social Charter. तो SAARC Social Charter हो गया, चाहे हमारे यूनाइटेड नेशंस का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गया, MDGs हो गए, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है 20-point प्रोग्राम, ओके, जिसको रिस्ट्रक्चर किया गया 1986 में, उसके बाद 2006 में, और अब तक जो चल रहा है वो 2006 वाला ही चल रहा है, जिसकी शुरुआत कब करी गई थी? इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी 1982 में। ओके गाइस, तो जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखें। स्टार्टेड इन 1982, स्ट्रक्चर्ड इन 1986 एंड वेरी फ्रेशली इन 2006। उसके बाद इसमें कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है। ये जो 20-point प्रोग्राम है हमारे, ये किससे रिलेट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज द सोशल चार्टर, ओके। सिटीजन्स चार्टर होता है गवर्नेंस में, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए सार्क ने निकाला है अपना सोशल चार्टर। तो ये जो हमारा 20-point प्रोग्राम है, ये इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सोशल चार्टर ऑफ द सार्क and Millennium Development Goals of the United Nations. Okay guys, तो ये फैक्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। सो अब देखिए एग्जैक्टली इसके जो कंसर्न्स थे वो क्या क्या थे, ओके। एग्जैक्टली जो कंसर्न्स थे वो क्या थे? टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। देखो उसी टाइम पीरियड पे ना गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी, ओके। सो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर 20-point प्रोग्राम को बनाया गया है, टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ओके। नाउ अब ये 20-point जो है वो किस एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा? सो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके गाइस। तो प्रीलिम्स का एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके। और इसका एक नाम और जुड़ता है, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पूरी मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये इस 20-point प्रोग्राम को ध्यान में रखती है, ठीक। और इसके साथ ही साथ ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट MPR और ईयरली रिव्यू इसका भी तैयार करती है स्टेट वाइज, ध्यान रखिएगा, ओके। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओके, जैसे कि हमें कंपनीज में देना होता है मंथली वर्क रिपोर्ट, ठीक। वो मंथली वर्क रिपोर्ट नहीं देते हैं तो फिर जो है कंपनी बोलती है कि तुमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, ओके। तो वैसे ही ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ साथ ये और भी एक कुछ चीज देते हैं जिसको हम कहते हैं ईयरली रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम, ओके। ईयरली रिव्यू एंड मंथली रिव्यू
both of them are given and point wise होता है ये, आइटम वाइज भी होता है एंड स्टेट वाइज भी होता है। ओके, पॉइंट्स मतलब बुलेट्स में होता है, उसमें आइटम्स भी डाले जाते हैं, इस आइटम पे काम हुआ है, उस आइटम पे यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लॉजिक पर, ओके, या एक पॉलिसी पर, एक पर्टिकुलर मैटर पे। ओके, आइटम का मतलब यहाँ पर वो हो गया। और स्टेट वाइज मतलब ऑब्वियसली कौन से स्टेट में कौन सा पैरामीटर बढ़िया काम कर रहा है, कौन से स्टेट में पैरामीटर बढ़िया काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए 20 पॉइंट्स हैं कौन कौन से। तो पॉवर्टी एलिवेशन, सॉरी इरेडिकेशन, सॉरी नॉट एलिवेशन, उसको एलिवेट नहीं करना है, इरेडिकेट करना है। पावर टू पीपल, सपोर्ट टू फार्मर्स, लेबर वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी, clean drinking water, housing for all, health for all, education for all and welfare of SC, ST, OBC and minorities। आप देखो तो ये आपको कहीं इशारा कर रहे हैं, कहाँ इशारा कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं हमें हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, उस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखो, ठीक है, क्या है हमारे पास आर्टिकल नंबर, आर्टिकल्स 36 to 51, राइट, पॉवर्टी एरेडिकेशन, पावर टू पीपल। अगर आप देखो तो ये सब किस तरफ इशारा करते हैं, ये इशारा करते हैं हमारे आर्टिकल 38 की तरफ। ओके, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू हैव कॉमन सोशल ऑर्डर, सपोर्ट टू फार्मर्स। ओके, हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 48 हमारा इस पर काम करता है। फिर उसके बाद लेबर वेलफेयर, आर्टिकल 41, 42, ओके, 43 कैपिटल ए, ये सब इनकी तरफ काम करता है। फूड सिक्योरिटी सेम, ओके, फिर उसके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लेकर आई थी सरकार 2013 में। ठीक, द फॉर्मर गवर्नमेंट, द फॉर्मर यूपीए गवर्नमेंट, ओके, वो लेकर आए थे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वंस अगेन यहां पर बात आ जाएगी आर्टिकल 48, आर्टिकल 47 की। देन हाउसिंग फॉर ऑल, ओके, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका पूरी तरीके से अभी हमने डिस्कस किया है, गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट की स्कीम, नाम था उसका लाइफ। हेल्थ फॉर ऑल, वंस अगेन आर्टिकल 47 यहां पर आ जाएगा। ओके, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज, आर्टिकल 46 है उसके लिए। आर्टिकल 338 है, 338 कैपिटल ए है, 335 है, 340 है। ओके, ये सब किस तरफ काम करते हैं? वेलफेयर ऑफ these particular classes, those who are considered weak or those who are considered to be suppressed and needed to be alleviated, right? Then उसके अलावा दूसरे पॉइंट्स क्या हमारे पास? Women welfare, once again article 38 and 39, they both will be here. Child welfare, same articles. Youth development, same, okay. Improvement of the slums, once again सेम, एंड उसमें आर्टिकल 47 भी जोड़ेंगे आप, न्यूट्रिशन वाला कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, आर्टिकल 48 अगेन, ओके, 48 कैपिटल ए डाला गया इसमें। सोशल सिक्योरिटी 38 अगेन, 39 अगेन। रूरल रोड्स 40 पंचायत का काम है ये। एनर्जाइजिंग रूरल एरियाज, वंस अगेन 40 पंचायत का काम है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 46 भी आ जाएगा, आर्टिकल 340 भी आ जाएगा। देन IT enabled e-governance, ओके, अब ये आ जाएगा हमारा गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस के चैप्टर के अंदर। ओके, सो गाइज ये पूरी तरीके से हमारे DPSP की तरफ इशारा करते हैं। एब्सोल्युटली 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी हैं यूनाइटेड नेशंस के। साथ ही साथ सार्क का एक आया क्या? सोशल चार्टर। ये सोशल चार्टर हम लेकर आए और उसमें इसको हमने इंडिया में निकाला TPP। कभी निकाला था? 1982 में। ठीक, इसको रीस्ट्रक्चर किया 1986 में, वापस से रीस्ट्रक्चर किया 2006 में, जिसमें से हमने देखा कि 11 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें हम ब्रिलियंटली वेरी वेरी गुड काम कर रहे हैं। ठीक, ओके गाइस, तो ये था 20 पॉइंट प्रोग्राम की बातें। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट हेडलाइन की तरफ, दैट इज armed forces have carried out an integrated surveillance and firepower training exercise known as बुलंद भारत। अभी तक हम देख रहे थे स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, राइट? अब उसमें हमारी आर्मी ने एक और टर्म हमें दिया है। एंड वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, I would just like to provide
my respect, my homage, and I urge all of you guys also to give the highest of the level of respect to our braveheart superheroes, our braveheart soldiers, जो कि अपनी जान को हमेशा दाव पर रखकर घूमते हैं. ओके, बस उनके जो हम बात करें, अगर ज़बान पे उनके एक ही बात होती है, जय हिंद और भारत माता की जय. वो यही एक जो है कॉन्सेप्ट, यही एक स्लोगन, यही एक मोटो लेकर चलते हैं. तो ऐसे में इन ब्रेव हार्ट सोल्जर्स को हमें एक ग्रैंड सल्यूट देना बनता है, सबसे पहली चीज़. और दूसरी चीज़, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप और मैं इस ये बोलते हैं ना, नीले गगन के नीचे या खुले आसमान में अगर बेखौफ होकर सांस ले पाते हैं, अपनी आज़ादी को आज़ादी से जी पाते हैं, ओके, ज़िंदगी को आज़ादी से जी पाते हैं, तो वो किसी और की नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके सुपर हीरो की देन है, वो हमारे सोल्जर की देन है. ओके, तो इसी सोल्जर के लिए हम जैसे देखते हैं कि वो चाहे सियाचिन की सर्दी हो या रणफ कच्छ की गर्मी हो, वो उत्तर पूर्व की हरियाली हो, वो अरेबियन सी की खाड़ी हो, वो कोई भी जगह हो, ठीक है, या वो हिंद महासागर का पानी हो, अगर अपनी जान ताक पे रख के, दाव पे रख के, अगर कोई मुझे और आपको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दे रहा है, तो वो हमारा सोल्जर ही है. और इन्हीं सोल्जर्स ने अब एक कुछ बेहतरीन करके दिखाया है, बुलंद भारत. Okay, to test simulated war conditions in high altitude area at the Mandala High Altitude Firing Range in Arunachal Pradesh. तो गाइस, अब पहली चीज तो बुलंद भारत तो न्यूज में आ गया, तो अब आप समझ गए कि ये हमारे सोल्जर्स का दिया हुआ हमें गिफ्ट है. लेकिन अब पर्सन इन न्यूज या प्लेसेस इन न्यूज की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स अ प्लेस. नाम क्या है? मंडला. ओके, हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज. कहां पर है? ये हमारे खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है. ओके, सो इवन एज टेंशंस कंटिन्यू टू प्रिवेल अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल विद चाइना, हमारे सुपर हीरोज ने कहा, अरे हटाओ यार, ठीक है, आईना चाइना सबको देख लेंगे, ठीक है, हम करेंगे वहां पर अपनी एक्सरसाइज. क्या नाम एक्सरसाइज का? बुलंद भारत. पूरे महीने चली ये एक्सरसाइज. ओके, जहां पर ट्रूप्स थे, उनके पूरे इक्विपमेंट्स थे. ओके, और ध्यान रखिएगा इसमें कुछ बातें जो लिखी गई हैं कि दे यूज्ड व्हाट, सिनर्जाइज्ड सर्वेलेंस एंड फायर पावर फ्रॉम इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी रेडार्स, वेपन सिस्टम्स and directions of fire from air was also practiced. Okay, so guys, uninterrupted communication on multiple media was also tested at long distances. That means पूरी तरीके से हमने इसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके का जो है एक इम्प्लीमेंटेशन दिया है. और हमारा जो पड़ोसी है प्यारा सा, खैर प्यारा नहीं बोलेंगे, इसको जाने दें, ठीक है, ये है कुछ तो भी, ठीक है, प्यारा पता नहीं तो नहीं है, लेकिन कुछ भी है, ये जो भी, ये चाइना, इसके मुंह पे ना एक बेहतरीन तमाचा, एक बेहतरीन स्लैप मारा है कि और बोल. हाँ, हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं गलवान में, हम भूले नहीं. 1962 की जंग भी हम भूले नहीं हैं. और ये ध्यान रखना कि ये 1962 नहीं, ये 2023 का हिंदुस्तान है. ये घर में घुसता भी है और मारता भी है. चाइना, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अपने बहुत ही खूबसूरत, अपने बहुत ही प्यारे दोस्त पाकिस्तान से पूछ लो. खाली वहाँ पर ना एक नाम ले लेना, अभिनंदन, ठीक है, वो कहाँ दौड़ दौड़ के भागेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या उनके सामने एक नाम ले लेना, सर्जिकल स्ट्राइक. उनको मिर्गी के दोहरे ना पड़ जाएं तो फिर बताना, ठीक. तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी आर्मी ने कहा एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज का नाम होगा बुलंद भारत. Right? Okay guys, so that's it with this session right now. Thank you so much for joining, and before ending the session, please remember that is the public administration test series is coming up on 17th of June 2023 in the hybrid form, bole to online as well as offline. Okay, by none other than one single personality who has achieved the greatest of experience and wisdom when it comes to the teaching of the very complex subjects, that is one of those complex subjects being the public administration, right?
And apart from that, you know, his Ansari sir's, okay, level of explanation is something that for which if I want to provide any kind of like any kind of an example, so for that I just have the result. Okay, the name here we got. You can see All India rank 17 आई है महक जैन की, okay, who gained the top rank and continued to become an IAS officer, okay, and see what she has to say. ओके तो उनकी पूरी बातें हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं. तो अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो आपको अच्छे से पता है कि जो सबसे बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं मार्केट में, जो सबसे बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं इस पूरी कंट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो हमारे अंसारी सर ही हैं बस. ओके और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि द 400 ड्रीम्स टेस्ट है आपका, स्कॉलरशिप टेस्ट है 4 जून को. ठीक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अगर आपने इसमें टॉप 10 रैंक अगर आपने गेन करी है तो फिर यहाँ आप पूरा जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है वो फ्री में अवेल कर सकते हैं, राइट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड अगर आपको रजिस्टर करना है तो ये रहा हमारा क्यूआर कोड, जस्ट स्कैन इट, register yourself, and yes, never let anything come between you and your success. Okay guys, so that's it with this session for now. See you all soon. Till then, bye bye, take care, study well, and yes, Jai Hind.